साइंस क्लास बाय गौरव सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं लाइट चैप्टर के बारे में एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ लाइट। लाइट पार्ट 1 में हमने पढ़ा लाइट क्या होती है, लाइट कैसे कैसे काम करती है, कैसे हमें मदद करती है चीजों को देखने में। और हमने ये भी पढ़ा कि लाइट से इमेज बनती है दो तरह की, रियल और वर्चुअल इमेज। हमने पढ़ा कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। अब बच्चों, प्लेन मिरर के बाद हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है किससे? स्फेरिकल मिरर से। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं बच्चों? ये कर्व मिरर होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स आर कर्व मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ अ होलोस्फेयर। एक होलोस्फेयर को काट कर उसको पॉलिश करके स्फेरिकल मिरर बनाए जाते हैं। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं बच्चों। कौन कौन से? एक होता है कॉनकेव मिरर, जिसमें हम जो पॉलिश करते हैं वो अलग साइड पर करते हैं, बाहर की साइड पर करते हैं। और एक होता है कॉनकेव मिरर, जिसमें हम पॉलिश जो है इनसाइड करते हैं। हम इसको डिटेल में आगे समझेंगे। तो आइए बच्चों, बात करते हैं किसके बारे में? स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स समझाऊंगा, वो टर्म्स जो आपके एग्जाम में आती हैं, जिनको आप बार बार यूज करेंगे स्फेरिकल मिरर को पढ़ने के लिए। सबसे पहली टर्म है स्फेरिकल मिरर के अंदर, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों, ये वो जगह होती है, वो मिड पॉइंट होता है होलो सिलेंड्रिकल स्फीयर का, जिससे काट कर हम कोई मिरर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये जो हमारा मिरर है, ये पूरा एक सर्कल से बना होगा, एक स्फीयर से बना होगा। हमने इसे काटा तो उस स्फीयर का जहां पर सेंटर आ रहा है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द स्फीयर, पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर थ्रू विच द मिरर इज फॉर्म एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। ये किससे डिनोट होता है? कैपिटल सी से डिनोट होता है। इसके बाद बच्चों अगला आता है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस कहलाता है। जहां से मिरर शुरू हुआ, दिस पॉइंट, इस पॉइंट से मिरर शुरू हुआ और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक गया, यहां तक जाना कहलाता है क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑब्वियस सी बात है, किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस और वहां से सेंटर तक का रेडियस का क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। तो ये भी क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, जहां से हमें रेडियस नापना शुरू करना है, वो पॉइंट कहलाता है पोल। तो पोल इज दैट पॉइंट through which this center of curvature has to be measured or this radius of curvature has to be measured। इस पोल से जो सीधी लाइन ये आप देख रहे हैं बनी हुई, ये सीधी लाइन कहलाती है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, अगर हम किसी सर्कल की बात करें तो सर्कल में बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस या डायमीटर हो सकते हैं। लेकिन हम एक बीच में से जो लाइन खींचते हैं उसको हम प्रिंसिपल रेडियस बोल देते हैं कई बार, है ना? तो ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। और उसके बाद बच्चों आता है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जिस पर ये पूरा स्फेरिकल मिरर टिका हुआ है, दैट इज प्रिंसिपल फोकस और सिंपली फोकस। तो फोकस क्या होता है? फोकस इज दैट पॉइंट एट विच द रेज आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज। किसी भी मिरर के अंदर जहां पर या तो सारी रेज मिल रही होती हैं या सारी रेज निकल रही होती हैं, ऐसा लगता है कि निकल रही हैं, वो पॉइंट कहलाता है फोकस। लेकिन इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी और all the rays emerging towards infinity are called focus। बच्चों, फोकस अलग अलग मिरर का अलग अलग होता है। तो हमने कुछ टर्म्स पढ़े, हमने पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑफ कोर्स पोल और प्रिंसिपल फोकस। अब बच्चों आइए इन टर्म्स की मदद से हम मिरर को समझने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं ये समझने की कि कैसे कैसे इमेजेस वो मिरर बना सकते हैं, स्फेरिकल मिरर बना सकते हैं। सबसे पहले फोकस के आगे एक और टर्म हमारे पास आती है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ फोकस से ही रिलेटेड है। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस कहलाता था रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसे ही फोकस तक का डिस्टेंस, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेडियस तक या सेंटर तक जो पोल का डिस्टेंस है वो कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल से फोकस तक का डिस्टेंस कहलाता है क्या? फोकल लेंथ। और बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। इसमें बहुत छोटा सा 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स का न्यूमेरिकल आ जाता है। अब हमने जैसा कि बात करी कि हमारे पास दो तरह के मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, और उनकी फोकल लेंथ और फोकस को भी अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें किसके बारे में? कॉनकेव मिरर के बारे में। तो मान लीजिए कॉनकेव मिरर वो मिरर है जिसमें आउटसाइड पॉलिशिंग हो रखी है, बाहर की साइड पॉलिशिंग हो रखी है। तो हमने अंदर की साइड यहां पर क्या करा? हमने यहां पर ये रेज निकाली
और इसे कहां तक लेकर गए, इसे हम मिरर तक लेकर गए। दीज रेज आर पैरेलल रेज दैट आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। अच्छा, एक बात और आपको याद रखनी है आज के बाद कि जितनी भी रेज इन्फिनिटी से आती हैं, भले ही वो पैरेलल ना हो, वो आते आते पैरेलल हो जाती हैं। हम कहते हैं ना पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इन्फिनिटी पे मीट करी थी वो आते आते पैरेलल हो गई। तो मैथ्स में हमने उसे उल्टा बोल दिया। तो पैरेलल रेज क्या हुई, पैरेलल रेज वो हो गई जो इन्फिनिटी से आ रही है। तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहां पर आई, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमारे पास मिरर पर आई। कौन से मिरर पर, कॉनकेव मिरर पर। और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट करी। रिफ्लेक्ट करने के बाद बच्चों ये जिस पॉइंट पर जाकर मिली वो पॉइंट कहलाता है क्या, वो पॉइंट कहलाता है फोकस। सो द पॉइंट एट विच द रेज कमिंग पैरेलल फ्रॉम इंफिनिटी कन्वर्ज, दे गेट कन्वर्ज, एक जगह पर जाकर मिल गई, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। उस पॉइंट को फोकस कहा जा सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards, उसका अंदर का सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। When the rays of light parallel to principal axis after reflection, they get meet at a point or converge at a point, and that point is known as focus. अब बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, अब बात कर लेते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, जो कि इसका जस्ट अपोजिट है। यहां पर जो हमने पॉलिश करी वो अंदर की साइड पॉलिश करी और बाहर की साइड को हमने क्या बनाया, बाहर की साइड को हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, जब इंफिनिटी से रेस को पैरेलली स्ट्राइक कराएंगे इस मिरर के ऊपर, तो ये भी क्या करेंगी, ये भी रिफ्लेक्ट करेंगी। लेकिन ये रेज रिफ्लेक्ट करेंगी जैसे कि ये डाइवर्ज हो रही हो। देखिए कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा था, कॉनकेव मिरर में कन्वर्ज हो रही थी। कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा था, कन्वर्ज हो रही थी, और यहां क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रही है। देख रहे हैं ना आप डायग्राम के अंदर, यहां पर रेज कैसी आ रही है, डाइवर्ज। तो ये पैरेलल रेज आई और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। अब जब ये डाइवर्ज हुई तो हमें ये कैसे पता चलेगा ये कहां मीट कर रही है। हम क्या करते थे, अगर कोई रे मीट नहीं कर रही है तो हम उसे जबरदस्ती मीट कराते थे, है ना। कहां मीट कराते थे, बाय एक्सटेंडिंग इट बैकवर्ड, उसको पीछे तरफ खींचकर हम मीट कराते थे। तो जब हम इन रेज को भी पीछे की तरफ खींचकर मीट कराएंगे तो ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि मानो ये रेज यहीं से तो निकल रही हैं, मानो ये रेज यहीं से तो निकल रही हैं। तो ये पॉइंट यहां पर क्या कहलाएगा, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस क्या हो गया और कॉनकेव मिरर का फोकस क्या हो गया, फिर से समझते हैं। कॉनकेव मिरर का फोकस था when the light rays parallel to the principal axis meet after reflection, they meet at a point called focus or they converge at a point called focus. लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो गया, when the light rays coming parallel to principal axis reflect, they reflect in such a way, they reflect in such a way that they appears to coming from focus, that they appears to coming from focus। तो ऐसा लगता है कि मानो ये फोकस से आ रही हैं, ऐसा लगता है मानो फोकस से आ रही हैं, और इसीलिए इस मिरर को हम बोलते हैं क्या, डाइवर्जिंग मिरर। तो बच्चों कॉनकेव मिरर हो गया हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हो गया हमारे पास डाइवर्जिंग मिरर। क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है, कॉनकेव मिरर जो रेज आ रही हैं उन्हें एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, मीट करवा रहा है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है, जो लाइट रेज आ रही हैं उन्हें एक पॉइंट से दूर ले जा रहा है, डाइवर्ज करवा रहा है, डाइवर्ट करवा रहा है। हम कहते हैं ना रास्ते अलग अलग हो गए, डाइवर्ज हो गए, तो ये रास्ते अलग अलग हो गए। और यहां पर रास्ते जो इधर हमारे पास कॉनकेव मिरर है वहां रास्ते मिल गए, एक पॉइंट पर आकर मिल गए। तो इस तरीके से इन दोनों मिरर्स को डिफाइन किया जा सकता है। अब हमें क्या पढ़ना है इसके बाद, कि इन मिरर से कैसे कैसे इमेजेस बनाई जाएंगी और वो रिफ्लेक्शन कैसे कैसे करेंगे। बच्चों जैसा कि हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर में, मैंने आपको बताया था किसी भी इमेज को बनने के लिए कम से कम दो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करनी चाहिए। तो आपको अगर याद हो तो हमने लास्ट टाइम ये देखा था प्लेन मिरर के अंदर कि हमने हेड से दो रेज निकाली, एक पैरेलल निकाली थी और एक टू द पोल निकाली थी, उनको मीट करवाया था। वो सच में मीट नहीं कर रही थी तो हमने पीछे मीट करवाया था, तो हमने कहा था जो इमेज बन रही है वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। इसी तरीके से हमें यहां पर भी कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनाते वक्त क्या करना है, कम से कम दो रेज को मीट करवाना है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, कुछ रूल्स पढ़ने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मदद करेंगे, आपको हेल्प करेंगे किसके अंदर, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स के अंदर। सबसे पहला रूल है, इफ द कॉनकेव मिरर a ray of light coming parallel to principal axis, अभी हमने पढ़ा अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहां पर जाकर मीट करेगी,
फोकस पे जाके मीट करेगी। लेकिन अगर यही काम कॉन्वेक्स मिरर में हो रहा हो, लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हो, तो वो कैसे डाइवर्ज हो जाएगी? मानो फोकस से निकल रही हो। कैसे डाइवर्ज हो जाएगी? मानो फोकस से निकल रही हो। तो हमारा पहला रूल क्या है कि अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है तो या तो फोकस पे जाएगी या ऐसे मुड़ जाएगी कि मानो फोकस से निकल रही हो। या तो फोकस पे जाएगी जो कि कॉनकेव मिरर में होगा, या ऐसे मुड़ जाएगी कि मानो फोकस से निकल रही हो जो कि कॉन्वेक्स मिरर में होगा। दिस इज रूल नंबर 1 जो आप याद रखेंगे। दूसरा रूल क्या कहता है? इफ इन अ कॉनकेव मिरर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस, अगर कोई रे आ ही फोकस से रही है तो फिर वो पैरेलल मुड़ जाएगी। पैरेलल रे फोकस पे मुड़ रही थी और फोकस वाली रे पैरेलल पे चली जाएगी। सेम है, थोड़ा सा वाइस वर्सा हो गया है ना। तो यहां पर क्या हुआ? व्हेन द लाइट रे कमिंग फ्रॉम द फोकस इट मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यही काम अगर हम बात करें किसमें, कि मानो कि लाइट रे आ रही है, मानो आई नहीं है, कहां रुक गई? मिरर पे रुक गई, पर मानो कि लाइट रे कहां तक आ रही है? फोकस तक आ रही है, तो वो कैसे मुड़ जाएगी? पैरेलल मुड़ जाएगी। मानो कि वो आ रही है फोकस पे, तो वो कैसे मुड़ जाएगी? पैरेलल मुड़ जाएगी। एक बार इस डायग्राम को दोबारा देखते हैं बच्चों, इसको दोबारा समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। हमने कहा क्या? हमने कहा कि लाइट रेज फोकस से आई तो पैरेलल हो जाएगी। लाइट रेज फोकस से आई तो पैरेलल हो जाएगी थ्रू अ कॉनकेव मिरर। और हमने क्या कहा? लाइट रेज फोकस पे आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस पे आती हुई लग रही है, तो कैसे मुड़ जाएगी? पैरेलल मुड़ेंगी, दोनों पैरेलल। एक फोकस पे आके मुड़ेगी और एक फोकस की तरफ आती हुई लगेगी और फिर मुड़ेगी। एक फोकस पे आकर मुड़ेगी और एक फोकस पे आती हुई लगेगी फिर मुड़ेगी। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के सेकंड रूल के बारे में बात करी। अब बात करते हैं बच्चों किसके बारे में? थर्ड रूल के बारे में। थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल कहता है कि इन अ कॉनकेव मिरर a ray of light passing through the center of curvature will reflect back in the same manner। यहां पर आई और यहीं से वापस हो गई। यहां पर आई, आप देख पा रहे होंगे, यहां पर आई और यहीं से वापस हो गई, यहीं से वापस हो गई, रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम पॉइंट। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर यहां पर आकर वापस क्यों हो गई? क्योंकि जो भी रे, याद रखिएगा बच्चों, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो मिरर पे नॉर्मली स्ट्राइक करती है। जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है वो नॉर्मल की फॉर्म में स्ट्राइक करती है, यानी कि परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है। अब नॉर्मली स्ट्राइक करी तो एंगल आई कितना हो गया? 0। तो एंगल आर भी कितना होगा? 0। एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर, तो रिफ्लेक्ट बैक एट द सेम पाथ। हम क्या बोलेंगे? व्हेन द लाइट रे coming to the to the center of curvature of the concave mirror it reflect back। और सिर्फ concave mirror नहीं, ये काम convex mirror में भी ऐसे ही होगा। बस फर्क क्या होगा? convex mirror में हमें लगेगा, यहां पर हर बार लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। हमें लगा कि लाइट रे कहां तक आ रही है? हमें लगा लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आ रही है, हमें लगा लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आ रही है, और फिर इसलिए वो रिफ्लेक्ट बैक भी वहीं से हो जाएगी। तो ये हो गया बच्चों रूल नंबर 3 कि कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है या सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आने की कोशिश कर रही है तो वो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। अब आते हैं रूल नंबर 4 के पास। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 ये कहता है कि किसी भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर पर अगर लाइट रे पोल पे टकराती है, अगर लाइट रे पोल पे टकराती है तो बिल्कुल वैसे ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी जैसे नॉर्मली करती है। एंगल आई किसके बराबर हो जाएगा? एंगल आई एंगल आर के बराबर हो जाएगा। एंगल आई दोनों ही केस में एंगल आर के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हर बार हो रहा है यहां पर भी होगा। तो अगर लाइट रे कॉनकेव मिरर में और अगर लाइट रे कॉन्वेक्स मिरर में कहां से टकराई, अगर वो कहां पर टकराई? पोल पे टकराई, तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इन द सेम फॉर्म। वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इन द सेम फॉर्म बाय मेकिंग द सेम एंगल एज एंगल आई एंड इट विल बी इक्वल टू एंगल आर। वो एंगल आर के बराबर होगा। तो बच्चों 4 रूल्स हमने पढ़े। हमने पहला रूल पढ़ा, व्हेन द लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल आइदर कन्वर्ज टू फोकस और डाइवर्ट लाइक अ फोकस, एंड व्हेन द लाइट रे कमिंग टू द फोकस और appears to coming to the focus it will convert or diverge parallelly। और हमने तीसरा रूल पढ़ा, when the light ray coming from the center of curvature or towards the center of curvature it will reflect back in the
सेम पाथ। और हमने फिर चौथी बात क्या पढ़ी, व्हेन द लाइट रे स्ट्राइक ऑन द पोल आइदर ऑफ द कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर इट विल रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम एंगल, दैट इज एंगल I will be equals to angle R, and these are the 4 golden rules how to form image from the mirror। और कौन से मिरर, कॉनकेव या कॉन्वेक्स यानी कि स्फेरिकल मिरर। अब एक एक करके बच्चों हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं कैसे इमेज बनती है। जैसा आप यहां देख पा रहे हैं कि इमेज कभी बड़ी हो रही है कभी छोटी हो रही है, तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, हर तरह की इमेज बन सकती है, बड़ी भी छोटी भी। हम देखेंगे कैसे बन सकती है, ठीक है। से हेलो टू अवर सर, है ना। तो हम देखेंगे इनके साथ मिलकर क्या कि कैसे कैसे इमेज बनती है। अब हम पहले बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कॉनकेव मिरर है और हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इन्फिनिटी यानी कि बहुत दूर रखा हुआ है। अच्छा, अभी मैंने बताया था इन्फिनिटी से जो भी रे आएगी हम उसे क्या मान के चलेंगे, पैरेलल मान के चलेंगे। तो मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे बहुत दूर रखा हुआ है, तो उससे आने वाली रेज कैसी हो जाएंगी, अपने आप ही पैरेलल हो जाएंगी। किसके पैरेलल हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। जो आप बीच वाली लाइन देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। अब पहला रूल क्या कहता है कि लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल मीट एट फोकस। यस, लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल मीट एट फोकस। तो ये कहां मीट हो गई, फोकस पे मीट हो गई। और जब ये फोकस पे मीट हो गई तो इमेज भी हमारी यहीं बनेगी, ठीक है, इमेज भी हमारी यहीं बनेगी। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर विल बी एट फोकस। इमेज कहां बनी, फोकस पे बनी, इमेज विल बी एट फोकस। बहुत छोटी बनी, देखिए आपको इमेज दिखाई भी नहीं दे रही है ना, क्योंकि वो वहां पर आकर मिल गई दोनों रेज, बहुत छोटी सी इमेज बनेगी। और वो क्या कहलाएगी, हाईली डिमिनिश्ड इमेज। द डिमिनिश्ड इमेज आर द स्मॉल इमेज, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड वेरी स्मॉल इमेज। और क्योंकि लाइट रेज सच में मीट हो रही है ना, यहाँ पर लाइट रेज क्या हुआ, लाइट रेज सच में मीट हो रही है। और अगर वो सच में मीट हो रही है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। तो बच्चों एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि when the object is placed at infinity from a concave mirror then the image form will be at focus, highly diminished, real and inverted, real and inverted। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जितने दूर रखते हैं। तो अगर हम इसे सी पर रखते हैं तब क्या होगा, तब बियॉन्ड सी, आई एम सॉरी, जब हम इसे बियॉन्ड सी रखते हैं यानी कि सी से भी दूर रखते हैं, सी पर नहीं रख रहे हैं, सी से दूर रख रहे हैं, इनफाइनाइट से पहले रख रहे हैं, यानी कि हम कहां रख रहे हैं, इंफिनिटी और सी के बीच में। इंफिनिटी बहुत दूर था, सी ये रहा, लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं रखा, तब क्या होगा, तब मान लीजिए पहली रे जो पैरेलल आई, हमने कहा कि पैरेलल आई, वो कहां स्ट्राइक कर जाएगी, फोकस पे स्ट्राइक कर जाएगी। कहां स्ट्राइक कर जाएगी, फोकस पे स्ट्राइक कर जाएगी। और उसके बाद जो दूसरी रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करी, वो क्या करेगी, कहां से रिफ्लेक्ट बैक होगी, सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो वो क्या हो गई, सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अब ये दोनों रेज कहां मिल रही हैं, देखिए पहली रेज जो हमारे पास आई, पहली रे पैरेलल आई थी, ठीक है ना, पहली रे कहां से मिली, फोकस पे मिल गई, फोकस पे जाके मीट हो गई। दूसरी रे कहां मिली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, उसी पे रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो हम क्या मानेंगे, ये दोनों रेज कहां मिल गई, एक इस पॉइंट पे मिल गई, इस पॉइंट पे मिल गई, नहीं मिल गई दोनों रेज, कौन सी दोनों रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। तो जो रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज मिली वो इस पॉइंट पे मिली, तो इमेज भी कहां बनेगी, इस पॉइंट पे बनेगी, तो ये इमेज बन गई। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो ये रियल इमेज है, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो रेज हैं वो सच में मिल रही हैं। और इमेज कैसी है, छोटी है, ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा बड़ा है, इमेज का साइज थोड़ा छोटा है, तो इमेज थोड़ी छोटी है। और इमेज छोटी के साथ साथ कैसी है, डिमिनिश है, तो छोटी को तो हम डिमिनिश ही बोलेंगे। कहां पर है, बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में है। और बच्चों इन्वर्टेड है, इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। और ये इन्वर्टेड लिटरली इन्वर्टेड नहीं है, ये इन्वर्टेड सच में इन्वर्टेड है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है। अगर सीधी बनती तो हम कहते क्या, तो हम कहते कि ये इमेज कैसी बन रही है, ये इमेज इरेक्ट बन रही है, लेकिन इस तरीके से बनी तो हमने क्या बोला, लेटरली इन्वर्टेड। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड सी और बियॉन्ड सी, सी के दूर है पर इंफिनिटी तक नहीं है, इंफिनिटी पे नहीं है पर सी से आगे है, तो इमेज कहां बनेगी, इमेज सी और एफ के बीच में बनेगी। और जब इमेज एफ और सी के बीच में बनेगी तो वो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और डिमिनिश, हाईली डिमिनिश नहीं, सिर्फ डिमिनिश, छोटी बनेगी, बहुत ज्यादा छोटी नहीं बनेगी। ये हो गया बच्चों हमारा सेकंड वे बाय विच वी कैन फाइंड द इमेज
थ्रू द कॉनकेव मिरर। अब बच्चों बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सी पर रखा हो, जो मैं पहले बोलने वाला था वो ये पॉइंट है कि अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, एग्जैक्टली सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहां क्या होगा, यहां से लाइट रे पैरेलल आई। अब आप खुद बताएंगे लाइट रे कहां जाएगी, पैरेलल लाइट रे कहां मिलती है, ऑफ कोर्स फोकस पे मिलती है, तो पैरेलल लाइट रे कहां मिल गई, फोकस पे मिल गई। फिर हमने एक रे क्या करा, फोकस से निकाल दी अब की बार, और फोकस से पास होने वाली रे कहां जाती है सर, वो तो पैरेलल निकल जाती है। तो ये रे कैसे निकल गई, पैरेलल निकल गई, और जैसे ही ये रे पैरेलल निकली तो ये दोनों कहां मीट हो रहे हैं, इस पॉइंट पर मीट हो रहे हैं, तो यही पॉइंट पर हमारी इमेज बन गई। तो अब आप चमत्कारी रूप से क्या देख रहे हैं कि जहां पर ऑब्जेक्ट था ठीक वहीं पर इमेज है, जहां पर ऑब्जेक्ट था ठीक वहीं पर इमेज है, और वो भी सेम साइज की है, जैसे कि कॉनकेव प्लेन मिरर में बन रही हो, लेकिन प्लेन मिरर में अपोजिट साइड पे थी, यहां पर सेम साइड में है, रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है। तो इमेज एट सी, अगर ऑब्जेक्ट सी पर रखा हुआ है तो इमेज भी कहां बनेगी, एट सी, सेम साइज, रियल, इन्वर्टेड। देखिए अभी तक इमेज छोटी बन रही थी, अब इमेज कैसी बन रही है, अब इमेज सेम साइज हो गई है, अब धीरे धीरे इमेज बढ़ती चली जाएगी, उसका साइज भी बढ़ता चला जाएगा। तो पहले बहुत छोटी, फिर छोटी, अब इमेज सेम साइज हो गई। अगले पॉइंट में अगर हम बात करें, हमने ऑब्जेक्ट को अब कहां रखा, सी और एफ के बीच में। देखो पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, पहले हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, सबसे पहले अगर हम पॉइंट 1 की बात करें तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा था कहां पर, हमने इंफिनिटी पे रखा था। फिर हमने कहा कि नहीं अब हम ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, इंफिनिटी से थोड़ा आगे ले आएंगे। फिर इंफिनिटी से आगे लाए तो इमेज कहां बन रही थी, सी और एफ के बीच में बन रही थी। फिर और आगे ले आए और कहां रख दिया, सी पर रख दिया। जब सी पर रखा तो इमेज कैसे बन रही है, सी पर ही बन रही है, सेम साइज की बन रही है। अब इस ऑब्जेक्ट को और आगे ले आते हैं, और आगे लाएंगे मतलब कहां ले आएंगे, मतलब सी और एफ के बीच में ले आएंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ द इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सी। अब इमेज दूर चली जाएगी, कैसे जाएगी देखिएगा, हमने यहां पर ऑब्जेक्ट रखा, कैसे, अब इसे एक लाइन पास करी, पैरेलल लाइन पास करी, तो किससे पास होगी ये, ऑफ कोर्स फोकस से पास होगी, फिर से हमें याद हो गया अब तक तो ये है ना। और दूसरी रे हमने कहां से पास करी, फोकस से पास करी, तो वो कहां चली जाएगी, वो पैरेलल चली जाएगी। सो द फर्स्ट रे व्हेन पास, that ray pass parallelly to the principal axis will reflect back to focus. The second ray pass, it will pass from focus, will reflect back parallelly, and they meet at a point beyond C. C से थोड़ा आगे मीट कर रहे हैं, C पर नहीं है, C से थोड़ा आगे मीट कर रहे हैं। और जब C से आगे मीट कर रहे हैं, इमेज हमारी कैसी है, ऑब्जेक्ट हमारा छोटा है और इमेज हमारे पास कैसी है, बड़ी इमेज है। ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज बड़ी। पहली बार कॉनकेव मिरर से हमने क्या देखा, इमेज एनलार्ज बन रही है, बड़ी इमेज बन रही है। देखो अब तक हमने क्या देखा था, हाईली डिमिनिश, फिर सेम साइज थर्ड पॉइंट में, और अब क्या हो गया, बढ़ गई। तो इमेज बढ़ती जा रही है, ऑब्जेक्ट छोटा होता जा रहा है। अब बात करते हैं क्या बच्चों, अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, फोकस पे ही रख दिया, इन्फिनिटी पे रखा, फिर उसके बाद बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी रखा, फिर ऑब्जेक्ट को सी पर रखा, फिर बिटवीन सी एंड एफ रखा, और अब ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, फोकस पे, तो ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हैं। अच्छा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, इमेज दूर जा रही है, ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, इमेज दूर जा रही है, और दूर जाते जाते बड़ी होती जा रही है, दूर जाते जाते बड़ी भी होती जा रही है। अब इसको हमने क्या करा, फिर से एक रे हमने पैरेलल पास करी, वो फोकस से पास ही हो गई। फिर दूसरी रे हमने कैसे पास करी, मान लो ऐसे पास करी कि लगे कि वो किससे जा रही है, सी से जा रही है, किससे जा रही है, सी से पास होती हुई जा रही है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और जब वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी तो बच्चों हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा, सॉरी इमेज बनेगी, वो कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस द इमेज फॉर्म विल बी एट इन्फिनिटी। क्योंकि ये दो रेस कहां पे जाके मिलेंगी, ऑफ कोर्स ये दो रेस पैरेलल हो गई एक दूसरे के, तो ये कहां जाकर मिलेंगी, इन्फिनिटी पे। तो हमारी इमेज भी कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। और इन्फिनिटी तो बहुत दूर है, इसका मतलब इमेज तो बहुत ही एनलार्ज बनेगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, हाईली एनलार्ज इमेज, बट ब्लर्ड हो जाएगी। हम जब देखते हैं ना कैमरा में या अपने मोबाइल फोन में, जब जूम इन करते हैं और कोई भी जो हमारी फोटो होती है, कोई भी पिक होती है, कोई भी फोटोग्राफ होती है, वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली, तो जूम करते तो ब्लर्ड भी हो जाती है ना। सेम कहानी यहाँ पर है, सेम चीज यहाँ पर हो रही है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो इमेज हाईली एनलार्ज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, लेकिन कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लाते हैं, अब हम उसको फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं। फोकस से भी आगे ले आए, फोकस और पोल के बीच में रख दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, फिर से पैरेलल रेज कहां पास होगी, फिर से फोकस से पास होगी, हर बार यही काम कर रहे हैं।
फिर से ये फोकस से पास हुई, और जैसे ही बच्चों ये फोकस से पास हुई हमने दूसरी रे कहाँ निकाली, मान लीजिए कुछ इस तरीके से निकाली कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो ये दोनों रेज क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज हो गई, तो यहाँ तो मीट करेंगी नहीं, तो इन्हें हमें क्या करवाना पड़ेगा, इन्हें हमें जबरदस्ती पीछे एक्सटेंड करके मीट कराना पड़ेगा, और जब ये पीछे एक्सटेंड करके मीट करेंगी तो हमारे पास जो इमेज बनेगी वो यहां बनेगी, यानी कि कॉनकेव मिरर से पहली बार वर्चुअल इमेज बन रही है। अभी तक कॉनकेव मिरर से कैसी इमेज बनाई थी हमने हर बार, रियल, अब कैसी बनाई, वर्चुअल इमेज। तो कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म डिमिनिश इमेज, यस, कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म एनलार्ज इमेज, यस, concave mirror can form inverted image, yes, concave mirror can form erect image, yes, concave mirror can form real image, yes, concave mirror can form virtual image, yes। यानी कि concave mirror के पास सब कुछ करने का ताकत है, सब कुछ करने की कैपेबिलिटी है, वो अलग अलग तरह की इमेजेस बना सकता है। अब बच्चों बात करते हैं किसके बारे में, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, कि कॉन्वेक्स मिरर से कैसे कैसे इमेज बनती है। तो आइए समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर को, रूल्स वही चलेंगे हमारे पास जो पीछे के 4 रूल्स हैं, उन्हीं से हम पढ़ेंगे कैसे कैसे कॉन्वेक्स मिरर से इमेजेस बनाई जा सकती हैं। पहला ऑब्जेक्ट है हमारे पास फिर से कहां पर, इंफिनिटी पर। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑफ कोर्स द रेज आर कमिंग, दे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो किससे पैरेलल होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होंगी, और वो कहां मुड़ेंगी, वो ऐसे मुड़ेंगी मानो, यस, मानो वो फोकस पे मिल रही हो, तो वो पीछे जाकर मिलेंगी, मानो मिलेंगी, मिल नहीं रही हैं, लगता है मिलेंगी, और अगर लगता है मिलेंगी तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, द इमेज विल फॉर्म एट इनफिनिटी, द इमेज विल फॉर्म एट फोकस, बट दिस टाइम द इमेज विल बी वर्चुअल। डिमिनिश होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, डिमिनिश होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, हाईली डिमिनिश होगी, है ना। क्यों, क्योंकि ये यहां फोकस पे आके मीट हो गई और इमेज बस पॉइंट इमेज बन गई। कई बार इसको हम पॉइंट इमेज भी कह देते हैं। तो पहली बात हमने क्या पढ़ी कि अगर हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो फोकस पे बन रही है, पर वो रियल बन रही थी। हमने पढ़ा कॉन्वेक्स मिरर पे अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहां बन रही है, फोकस पे बन रही है, लेकिन इस बार फोकस पे कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। फिर हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो, इन्फिनिटी को छोड़कर उसके आगे कहीं भी रख दो, कहीं भी। सर कहीं भी मतलब सी पे रख दे, हाँ, एफ पे रख दे, हाँ, एफ और पी के बीच में, हाँ, सी और एफ के बीच में, हाँ, कहीं भी रख दीजिए। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, पोल के बीच में और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखा हो तो इमेज कहां बनेगी। अब हमने यहां पे रखा, हमने एक रे पैरेलल खींची और वो कैसे डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज हो गई, मानो कहां से निकल रही है, फोकस से निकल रही है, मानो कहां से निकल रही है, फोकस से निकल रही है। और दूसरी रे हमने क्या करा, ऐसे एक्सटेंड करी कि मानो वो कहां पर जा रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो रिवर्ट बैक हो गई। इसको हमने पीछे खींचा तो पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर तक खींची और हमारे पास यहां पर ये इमेज बन गई। तो दूसरी इमेज कॉन्वेक्स मिरर से कहां बनी, वो भी वर्चुअल बनी। देखिए पहली इमेज हमने कहां बनाई थी, वो भी हमने कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल बनाई थी, और दूसरी इमेज भी हमने कहां बनाई, दूसरी इमेज भी हमने वर्चुअल बनाई। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर ने अभी तक सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाई है और इरेक्ट बनाई है और डिमिनिश बनाई है। तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ ये दो ही इमेज फॉर्मेशन है, इसके अलावा और कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज एंड दैट विल बी डिमिनिश्ड, जबकि कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म एनलार्ज इमेज, डिमिनिश इमेज, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, किसी भी तरह की इमेज चाहिए वो वहां बना देगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों एक एक करके यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर के, क्योंकि कॉन्केव मिरर अलग अलग तरह की इमेजेस बना सकता है तो इसके यूजेस थोड़े और ज्यादा वैरायटी से बढ़ जाते हैं और ज्यादा हमारे पास एक्सटेंड हो जाते हैं। सबसे पहले हम, क्योंकि हमारे पास जो मिरर है वो क्या कर रहा है, वो लाइट रेज को एक जगह कन्वर्ज कर रहा है। अगर मान लो हमें स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट चाहिए, जैसे कि टॉर्चेस में चाहिए होती है, तो वो हम किसकी यूज कर सकते हैं, कॉन्केव मिरर यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें हेडलाइट्स चाहिए, व्हेन यूजिंग शेविंग मिरर चाहिए, तो शेविंग मिरर में क्या होगा, एनलार्ज इमेज बन जाएगी, तो भी वो हम यहाँ यूज कर सकते हैं। या फिर हमें कोई डेंटिस्ट के पास जाना है, डेंटिस्ट को भी एनलार्ज इमेज चाहिए होती है ना, जैसे मिस्टर बीन यहाँ पर अपने दांतों का इलाज करवा रहे हैं, तो इनके लिए भी जो डेंटिस्ट यूज कर रहा है वो क्या यूज कर रहा है, कॉन्केव मिरर यूज कर रहा है। तो
जो कॉनकेव मिरर है जनरली उसका फायदा क्या है कि उससे एनलार्ज इमेज बन जाती है। तो एनलार्ज इमेज बनाने के लिए हम डेंटिस्ट द्वारा यूज कर सकते हैं, और कॉनकेव मिरर को हम शेविंग मिरर या फिर मेकअप मिरर की तरह यूज कर सकते हैं। और क्योंकि ये कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी रखता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स के हेडलाइट की तरह भी यूज कर सकते हैं, टॉर्च की तरह भी यूज कर सकते हैं, ताकि टॉर्च की लाइट दूर तक जाए, हम कहते हैं डीपर, है ना, वो होता है ना, तो वहां तक वो जाता है बच्चों। तो इस तरीके से कॉनकेव मिरर के यूजेस हो गए। बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में छोटी इमेज बनती है, लेकिन उसकी खास बात क्या है कि उसका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है। छोटी इमेज बनने की वजह से क्या होता है, यहां पर क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग इमेज बननी है, तो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गया। और जब फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गया तो हम क्या करते हैं, उसको ऑटोमोबाइल्स, बाइसिकल्स या कोई भी हमारे पास जो भी व्हीकल है उसका रियर व्यू मिरर बना देते हैं, जिससे क्या होता है, पीछे की चीज दिखती है और पूरी की पूरी सड़क दिखाई दे जाती है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसके अंदर मिरर में उसको बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, पूरी सड़क दिखाई दे रही है। और यही काम आपने देखा होगा कभी कभार मॉल्स में या पार्किंग लॉट्स में, आपको कुछ इस तरह का मिरर दिखाई देगा। अब इस तरह के मिरर में क्या होता है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसमें सारा का सारा एरिया, मॉल का सारा एरिया उसमें आ जाता है। तो आपको सीसीटीवी लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप इसमें पूरा का पूरा मॉल देख लोगे और कौन कहां क्या कर रहा है वो आपको पता चल जाएगा। तो इसका चीप जुगाड़ जैसे आप कह सकते हो, है ना, एक चीप तरीका है, एक सस्ता तरीका है, हम इस तरीके से भी फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा सकते हैं। तो ये यूजेस हो गए बच्चों किसके, कॉन्वेक्स मिरर के। अब कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के यूजेस तो हमने पढ़ लिए, इसके बाद हमें यह भी पढ़ना है कि मैथमेटिकली हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास जो इमेज बनी वो एनलार्ज बनी या डिमिनिश बनी या वर्चुअल बनी या रियल बनी, इरेक्ट या इन्वर्टेड बनी। उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ और रूल्स समझने पड़ेंगे, जिनको हम रूल्स ना बोलकर कन्वेंशन बोलते हैं। अच्छा, कन्वेंशन और रूल में फर्क क्या होता है बच्चों? रूल वो होता है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि ये फिक्स है और ये हर जगह सेम तरीके से मान्य होगा। कन्वेंशन कोई रूल नहीं होता, आपसी सहमति होती है। ठीक है भाई, हम मान लेते हैं कि हम ऐसा ही करेंगे, हर बुक में ऐसा ही लिखेंगे ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, समझे? तो मान लीजिए मैंने कहा कि भाई सीबीएसई ने एक ही क्या है पूरा का पूरा सिलेबस बना दिया, आईसीएसई ने एक ही पूरा का पूरा सिलेबस बना दिया। अब क्या है, मान लीजिए कोई आईसीएसई का बच्चा है जो आईसीएसई स्कूल में पढ़ता है और वो सीबीएसई के साथ बैठ जाए, सीबीएसई के बच्चों के साथ बैठ जाए, तो कंफ्यूजन होगा ना कि वो सिलेबस अलग है, वो सिलेबस अलग है। तो हम क्या करते हैं, एक आम सहमति बना लेते हैं कि भाई पहला चैप्टर ये पढ़ेंगे, दूसरा ये पढ़ेंगे, तीसरा ये पढ़ेंगे, सबका काम हो जाएगा। ऐसे ही हमने यहां पर कन्वेंशन करा, एक आम सहमति बनाई, क्या कि हम कैसे कैसे किसी भी मिरर के अंदर चीजों को यानी कि वैल्यूज को मेजर कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं। सबसे पहली बात हमें करना क्या होता है बच्चों, हमें यह पता लगाना होता है कि इमेज का डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है। देखिए, इमेज के डिस्टेंस को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, सॉरी u से डिनोट करते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा यहां पर, लेकिन फिलहाल हम पहले वापस यहीं पे कार्टेशियन साइन रूल्स में आते हैं। अच्छा, इसको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर ये बनाए गए थे। खैर, तो अब ये क्या हुआ, कन्वेंशन हो गया कि इमेज स्मॉल v होगा, ऑब्जेक्ट स्मॉल u होगा और फोकल लेंथ स्मॉल f होगा। हमें कई बार फॉर्मूले में ये लिखना होता है कि v इज माइनस, u इज माइनस और प्लस, f इज माइनस और प्लस, फॉर्मूले में यूज करना होता है। तो हम कब कहेंगे कोई भी चीज नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, कोई भी चीज पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, दैट इज बाय द साइन कन्वेंशन, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। सबसे पहला काम आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो ऑब्जेक्ट है उससे एक रे खींचनी है, दैट इज इंसिडेंट रे, एंड दैट रे इज नोन एज इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, और ये रे रेफरेंस होगी। अब इसके बाद आपको जो भी चीज नापनी है, चाहे आपको v नापना है, u नापना है, f नापना है, कुछ भी आपको उसमें मेजर करना है, उसको आपको मेजर करना है इस रेफरेंस रे के हिसाब से, जो कि कहलाती है क्या, इंसिडेंट रे। आपको मान लीजिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट? द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज नोट बाय स्मॉल u। किससे नोट करेंगे? स्मॉल u से। आप क्या करेंगे, पोल से नापना शुरू करेंगे। जब आप पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करने पर आप इंसिडेंट रे के अपोजिट चलेंगे। पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करने के बाद आप कैसा चल रहे हैं, इंसिडेंट रे के अपोजिट। जो चीज इंसिडेंट रे के अपोजिट होगी वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम कैसे नापेंगे, नेगेटिव। तो हियर द डिस्टेंस टुवर्ड लेफ्ट इज नेगेटिव। रटने की जरूरत नहीं है, समझिए, इंसिडेंट रे के अपोजिट नेगेटिव। तो हमने क्या करा, इंसिडेंट रे बनाई और हमने ऑब्जेक्ट को नापना शुरू करा, तो कैसा हो गया, नेगेटिव। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास इमेज होती जो कि आगे बन रही होती,
तो हम उसको नापना शुरू करते हैं पोल से। तो हम जब इस तरफ बढ़ते तो वो डिस्टेंस कैसा हो जाता? पॉजिटिव। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस कैसा है? पॉजिटिव। इंसिडेंट रे के अपोजिट कैसा है? नेगेटिव। तो इंसिडेंट रे इज द रेफरेंस रे बाय विच वी कैन से समथिंग इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके अलावा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितना हम जाएंगे, जो हाइट हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से नापेंगे, वो कहलाएगी बच्चों क्या? वो कहलाएगी पॉजिटिव हाइट। और जितना हम नीचे नापेंगे वो कहलाएगी क्या? नेगेटिव हाइट। अब इस साइन कन्वेंशन की मदद से हम क्या पढ़ेंगे? मिरर फॉर्मूला। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला होता क्या है? Basically, this formula helps in pointing out the relation between or defining the relation between V, U and F, where V is the distance of image from pole, U is distance of object from pole, and F is distance of focus or focal length from pole. So V, that is the distance of image, U, that is the distance of object, F, that is the distance of focal length. Okay, अब इस फॉर्मूले को हम बोलें तो क्या होगा? 1 upon F will be equals to 1 upon U plus 1 upon V, या 1 upon V plus 1 upon U. 1 upon F equals to 1 upon V plus 1 upon U. Again, where F is focal length, V is distance of image, U is distance of object. अब कभी ये V नेगेटिव होगा, कभी ये V पॉजिटिव होगा, कभी U नेगेटिव होगा, कभी U पॉजिटिव होगा। ये किस बात पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पे। ये किस पे डिपेंड करेगा? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पे डिपेंड करेगा। और उसके बाद हम क्या बोलेंगे? उसके बाद हम बोलेंगे कि ये इस तरीके से मिरर फॉर्मूला हम पुट कर सकते हैं। मिरर फॉर्मूला में कई बार हमें ये भी निकालने को आता है कि इमेज का साइज, मैग्निफिकेशन, द इमेज साइज रेशो of the size of image and object is also known as magnification. For example, मान लीजिए मैं कहता हूं कि भाई हमारे पास ये जो पेंगुइन है, इसका जो साइज था और जो साइज वो इतना छोटा था, है ना, ये छोटा सा साइज है, और जो पेंगुइन की इमेज बनी वो बड़े साइज की बन गई, तो वो मैग्नीफाई हो गई, एनलार्ज हो गई। जब वो एनलार्ज होगी तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, और अगर वो डिमिनिश हो गई तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आएगी। और अगर सेम साइज की है तो m इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्यों? साइज ऑफ इमेज बराबर है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो 1 आ गया। लेकिन अगर इमेज का साइज बड़ा है, एनलार्ज है, तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। इमेज का साइज छोटा है, डिमिनिश है, तो 1 से छोटी वैल्यू आएगी। उसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ डेरिवेशंस तुम्हें दिए हैं, ये वैसे आपको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर द सेफ्टी सेक कई बार हमें जल्दी जल्दी काम करना होता है, तो हमारे पास जो इमेज और ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, वो दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। मैग्निफिकेशन इज I upon O, that is size of image upon size of object, or it can be minus V upon U. Mind it will be minus V upon U. तो V क्या है? Distance of image. U क्या है? Distance of object. So V is distance of image, U is distance of object. तो minus V upon U. तो या तो रखेंगे I upon O या रखेंगे minus V upon U, या रखेंगे क्या? minus V upon U। और फिर उससे डिराइव करके मिरर फॉर्मूला से हमने कुछ और फॉर्मूले बना दिए, वेयर H2 एंड H1 देयर आर टू डिफरेंट टर्म्स। H2 इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, I की जगह H2 रख सकते हैं, और H1 इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, O की जगह H1 रख सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको बुक्स में मिलेंगी, लेकिन आपको दो ही फॉर्मूले याद करने हैं, आइदर I upon O और माइनस V upon U, आइदर I upon O और माइनस V upon U। किसके लिए? मैग्निफिकेशन के लिए। किसके लिए? मैग्निफिकेशन के लिए। और मिरर फॉर्मूला क्या है? 1 upon F इक्वल टू 1 upon V प्लस 1 upon U। बच्चों हमने आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कराए हैं, उस असाइनमेंट में इसके न्यूमेरिकल्स हैं और उसके एक्सप्लेनेशंस हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लासेस के अंदर। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको ये थ्योरी पार्ट मैंने बताया है, वो असाइनमेंट्स आप जरूर करेंगे, क्योंकि उन असाइनमेंट्स के बिना आपको ये टॉपिक ठीक से समझ में नहीं आएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद बच्चों हम मिलेंगे अपने अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।